तो जब भी हायर परचेस का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें बायर एंड सेलर ये दोनों अपने अपने बुक्स पे एंट्रीज पास करते हैं। तो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है। Accounting entries in hire purchase transaction. For example, A purchased goods, purchased suppose machinery on hire purchase from B. ठीक है, A ने B से मशीनरी परचेज किया ऑन हायर परचेज। तो ऐसे केस पे इन द बुक्स ऑफ ए क्या क्या एंट्रीज आएगा, इन द बुक्स ऑफ बी क्या क्या एंट्रीज आएगा, ये अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए ये हायर परचेज बायर है, एचपी बायर और एचपी परचेज। और वैसे ही इन द बुक्स ऑफ बी ये एचपी सेलर और एचपी वेंडर डी है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी। तो ऐसा दो अलग अलग बुक में अपन एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, ए गुड्स खरीदेगा फ्रॉम बी, एंट्री पास करेगा असेट अकाउंट डेबिट यानी कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, यानी कि मैं यहाँ पे एचपी वेंडर करके लिखता हूँ, एचपी वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर अकाउंट। ऐसे अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। जो भी असेट का नाम रहेगा वो असेट का नाम टू एचपी वेंडर, और वो ही एंट्री ये पास करेगा एचपी बायर अकाउंट डेबिट टू, ये लिखेगा एचपी सेल्स अकाउंट, असेट का नाम नहीं लिखेगा, ये सेल्स लिखेगा। इसके लिए फॉर सेलर वो मशीनरी जो भी रहेगा वो उसके लिए गुड्स है, तो वो असेट नहीं लिखता है, वो उसके लिए गुड्स यानी कि सेल्स का एंट्री लिखता है। ठीक है, तो ये लिखेगा असेट टू वेंडर और ये बायर टू सेल्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज और सेल। फॉर एग्जांपल कोई भी एक टेबल अपन ले लेते हैं, उसमें एंट्रीज पास करने को ट्राई करते हैं अपन। सपोज ये जो पहला एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल का टेबल अपन ले लेते हैं। यहाँ पे 5 साल का एंट्रीज हो जाएगा। इसके हिसाब से अपन 50,000 का गुड्स यानी 50,000 का मशीन अपन परचेज करेंगे। ये जो कैश प्राइस है वो कैश प्राइस का एंट्री यहाँ पे पास होगा। अमाउंट ऑफ कैश प्राइस ऑफ असेट, कैश प्राइस यानी कि 50,000 जो है वो अमाउंट का दोनों का एंट्री पास करेंगे फॉर 50,000। ठीक है, अभी सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के लिए सेकेंड एंट्री अपने को पास करना है। यहाँ पे डाउन पेमेंट है 10,000 का। ठीक है, बायर ये अमाउंट पे करेगा टू सेलर, ए पे करेगा टू बी। ठीक है, तो बी रिसीवर है, तो बी अकाउंट डेबिट यानी कि एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 10,000 रुपया डाउन पेमेंट ये पे करेगा। ठीक है, और उसी का एंट्री ये क्या लिखेगा, तो ये लिखेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए कैश कम्स इन है टू, किसने पे किया, तो एचपी बायर अकाउंट।
उसने पे किया है बायर ने 10,000। एवरीवन समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अभी देखो 50,000 रुपया अपना असेट का वैल्यू था, 50 पैसे मैंने 10 पे कर दिया, तो अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी रहा 40,000। ठीक है, ये दो एंट्रीज जो है, असेट खरीदने का एंट्री और डाउन पेमेंट डीपी पे करने का एंट्री, ये एक ही बार आएगा। अभी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अपन कुछ कॉमन एंट्रीज लिखेंगे, हर साल का कॉमन एंट्रीज है। इस पे पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू, हर साल पहले इंटरेस्ट ड्यू बताने। बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये किसको पेएबल है? तो एचपी वेंडर को पेएबल है। ठीक है, ये अलग से वो पे नहीं करेगा। पहले साल का इंटरेस्ट का अमाउंट है 4,000, अभी हम लोग ड्यू बता रहे हैं, तो ये किसको पेएबल है वो हम लोग को लिखना है, यानी कि ये वेंडर को पेएबल है। और यही एंट्री वेंडर क्या लिखेगा? तो वेंडर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम में काउंट होगा, उसको इनकम मिलने वाला है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस पे वो एंट्री लिखेगा एचपी बायर अकाउंट डेबिट, बायर से उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके लिए वो इनकम 4,000। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट पे करना है। जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में ऑटोमेटिकली दो एलिमेंट आता है, एक कैश प्राइस यानी कि परचेज प्राइस और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने ड्यू बताया था, जब भी हम लोग 12,000 पे करोगे तो 12,000 में ऑटोमेटिकली 4 + 8 ये दोनों पे हो जाएगा, तो हम लोग अभी 12,000 रुपया पे करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। एंट्री आएगा, रिसीवर है वेंडर, तो एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, 12,000 रुपया इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया। वही एंट्री एग्जैक्टली ऑपोजिट ये लिखेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एचपी बायर अकाउंट, बायर गिवर है और कैश और बैंक कम से नहीं उसके लिए 12,000। नेक्स्ट सी, इंटरेस्ट ड्यू बताया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड, तो इंस्टॉलमेंट पेड में ऑटोमेटिकली 4 + 8 दोनों पे हो गए। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज है जो बायर के बुक में आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन असेट चार्ज। अब बायर ने ये असेट खरीदा है, ठीक है, कितने में खरीदा? तो 50,000 में खरीदा, जिसका हमने ये एंट्री लिखा है 50,000 का। तो इसके लिए वो असेट है, अगर वो असेट है तो फिर उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो वो डेप्रिसिएशन का एंट्री लिखेगा। जो एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। दोनों को डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह दिया रहेगा, ये दोनों को असेट के कैश प्राइस के ऊपर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश प्राइस ऑफ असेट। जो भी असेट का कैश प्राइस रहेगा उसके ऊपर हम लोग को वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन 10% है, तो 50,000 का असेट था, कैश प्राइस हमने लिखा था, तो 50,000 पे 10% यानी कि 5,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। Assume depreciation at the rate of 10% on cash price of rupees 50,000 equal to 5,000.
5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लोग एज्यूम करें। सब में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, तो लोग को वो असेट के अमाउंट के ऊपर यानी कि कैश प्राइस के ऊपर चार्ज करना, ध्यान में रखना। अब इसने तो असेट बेच दिया है, इसके पास असेट है ही नहीं, तो इन द बुक्स ऑफ सेलर इसका नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंट्री आएगा ही नहीं, सिर्फ ये एंट्री बायर पास करेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना। देखो, इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट है, डेप्रिसिएशन भी डेबिट है। ठीक है, तो ये दोनों को अपन पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों नॉमिनल अकाउंट है। रूल के हिसाब से हर नॉमिनल अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट है 4,000, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 5,000, टोटल 9,000 रुपीज पीएनएल में चला जाए। सेम वे यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो इसको ट्रांसफर कर दो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। ₹4,000 का इंटरेस्ट ये पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे तुम लोग का एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 4 एंट्रीज हम लोग को पास करना है। ये अपना खत्म हो गया। हर साल सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। अभी सेकेंड ईयर जब ये आएगा तभी पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू, तो हम लोग 3,200 का एंट्री पास करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेड वो 11,200 का आएगा। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड रहेगा तो 5,000 ही रहेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड रहेगा तो ये कम हो जाएगा। और लास्ट एंट्री इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो ये सिस्टम ऑनगोइंग कितने साल के लिए चलेगा? तो 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल के लिए चलेगा। और 2 एंट्रीज, पहला असेट खरीदने के लिए वन टाइम एंट्री 50,000 का एंट्री पास करना है और डाउन पेमेंट का 10,000 का एंट्री पास करना है। ये दोनों वन टाइम एंट्रीज है। बाकी का एंट्रीज तुम लोग को 4 एंट्री हर साल का पास करना है, तो तुम लोग का सम वहां पे एंड होता है। समझ में आया सभी को? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो तो ये एंट्रीज कंप्लीट कर लो। Question number 5. On 1/1/2009, Mr. X took delivery from Mr. Y for 5 machines on hire purchase system. X took delivery from Y, यानी कि Y सेलर है, X बायर है। 5 मशीन खरीदे on hire purchase. ₹4,000 being paid on delivery and balance in 5 installments of 6,000 each, payable annually on 31st December. The vendor company charged 5% interest per annum on yearly balance. Cash price of 5 machine was 30,000. अब जस्ट मुझे ये सोच के बताओ कि ये जो 6,000 रुपया है ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कैश प्राइस है या फिर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है? इंस्टॉलमेंट बोला तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बोला तो सिर्फ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं। 6,000 क्या रहेगा जरा सोच के बता। डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन के लिए नहीं पूछता हूँ मैं। ये पूछता हूँ कि जो 6,000 रुपया इंस्टॉलमेंट बोला है वो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट है या फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो अपना यहाँ पे टेबल रहता है, ये टेबल में 12,000 का अमाउंट है या 8,000 वाला अमाउंट है। ये जो अमाउंट है 6,000 वो क्या है, इंस्टॉलमेंट है या प्रिंसिपल अमाउंट है?
सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ओके, कैसे समझ में आ रहा है? बिकॉज सर कैश प्राइस 5 मशीन्स का 30,000 है हम्म, एंड 4,000 उन्होंने ऑलरेडी डाउन पेमेंट किया है, तो 5 हम्म, इंस्टॉलमेंट्स का 6,000 इंटू 5 करेंगे तो 30,000 इसी में ही हो रहा है। बराबर, परफेक्ट, प्रॉपर एनालिसिस था, परफेक्ट था। देखो, ये लोग क्या बता रहे हैं कि 4,000 रुपया डाउन पेमेंट देना है और 6,000 रुपया 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, तो अगर डाउन पेमेंट 4,000 है और इंस्टॉलमेंट 6,000 का इंस्टॉलमेंट है, वैसे 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 6,000 इंटू 5 30,000, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? तो टोटल प्राइस हो जाएगा 34, जबकि असेट का कैश प्राइस कितना दिया है? 30,000 दिया है। ठीक है, इसका मीनिंग कि जो 6,000 रुपया वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये रियल में इंस्टॉलमेंट का ही अमाउंट है। इस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रहेगा। ठीक है, तो कैश प्राइस 30,000 है। इसका मीनिंग कि टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? तो 34 हम लोग पे करेंगे, जबकि असेट का प्राइस सिर्फ 30 है, यानी कि 4,000 रुपये का इंटरेस्ट। इतना समझा सभी को? एवरीवन? अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट रहता तो ये दोनों का टोटल 30,000 रुपये यार, यहाँ पे टोटल 30,000 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट का ही अमाउंट है। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? फिर कुछ समय ना वो लोग वर्ड यूज करेंगे इंस्टॉलमेंट, लेकिन एक्चुअली वो इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट ही रहेगा। ऐसा भी होगा, कुछ समय हम लोग को कंफ्यूज करते हैं ऐसे, तो वो टाइम पे तो लोग ऐसे कंपेयर करके फाइंड कर पाओगे कि वो रेट में प्रिंसिपल अमाउंट है या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। इंटरेस्ट है 5% पर है ना। उसके अलावा ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है? शो एंट्रीज विदाउट नरेशन asset account Mr. Y account for 5 years, assuming that purchaser charges depreciation of 20% on straight line method. SLM method से depreciation 20%। एंट्रीज भी लिखना है, असेट अकाउंट भी बनाना है, वाई का अकाउंट भी बनाना है, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग है, जर्नल एज वेल एज लेजर, ये दोनों हम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, in the books of Mr. X HP buyer,
चल रहा है एंट्रीज। वैसे ही सेम वे मिस्टर वाई अकाउंट एचटी वेंडर क्या खरीदा है? मशीन्स, मशीनरी अकाउंट। तो दोनों को गाइड करता हूँ कितने कितने लाइंस का वगैरह बनाना है, बाद में दोनों बना। ओके, तुम लोग क्या करो, 5 साल का अपने को अकाउंट बनाना। और तूने कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किया है क्या? नहीं सर। नहीं ना, अच्छा। रुको, तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन स्टेटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, उसके बाद में तुम लोग ये लेजर अकाउंट वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट कर। ठीक है, पहले से मत बना। तो ये डेटा में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देखो सबसे पहले 0 ईयर। मशीन का कैश प्राइस है 30,000 रुपये, कैश प्राइस। हम लोग डीपी पे करेंगे, डीपी है 4,000 रुपये का। तो बैलेंस बाकी रहेगा 26,000। 5 इंस्टॉलमेंट है, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। इंस्टॉलमेंट कितने का बोला है? तो 6,000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट है। वैसे 5 इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना है, 6,000 रुपया पर इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना है, 6,000 रुपया। इंटरेस्ट का रेट हम लोग को दे दिया,
इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 26,000 पे। एवरीवन, हाँ सर। तो 26,000 पे 5%, 1,300। तो अगर 6,000 में 1,300 अगर इंटरेस्ट है तो बाकी का रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 4,700। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बाकी रहेगा, कैसे कैलकुलेट करूं बताओ? 26,000 minus 4,700. परफेक्ट। 26 माइनस 4,700, 21,300। और ऐसे ही टेबल दोनों को आगे कंटिन्यू करना है। सेकेंड ईयर में 21,300 पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 6,000 में से वो इंटरेस्ट माइनस करोगे, प्रिंसिपल आएगा। 21,300 से वो प्रिंसिपल माइनस करोगे तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल मिलेगा। वैसे करते करते 5 साल हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 21,300 पे 5% इंटरेस्ट, 1065 राउंड ऑफ कर देने का, पॉइंट पे मत रखो। 6,000 में से 1065 माइनस करोगे 4,935 आएगा। 21,300 से 4,935 माइनस करोगे 16,365 यार। वैसे ही ये चलेगा टिल 4th ईयर। अब 5th ईयर में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनो। 5th ईयर में ना, वो लास्ट ईयर, तुम लोग का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कंपलसरी यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कंपलसरी 0 होना चाहिए। तो तुम लोग क्या करने का, जितना भी ये आउटस्टैंडिंग रहेगा वो तुम लोग यहाँ पे लिख देने का 5742, ठीक है। 5742 ये सेम यहाँ पे लिख देने का। इंटरेस्ट को दोनों को बैलेंस से फिगर लेने का, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने का, ठीक है। तो 6,000 माइनस 5742 258 आएगा। अब मैं अगर क्रॉस चेक करूं तो 5742 पे 5% कितना आता है, तो 287.1 आता है। जबकि मैंने यहाँ पे कितना लिया, तो 258 लिया, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस इसलिए आता है कि वो राउंडिंग ऑफ के वजह से एरर क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसके लिए ही तुम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखने का नहीं, सिंपल क्या करने का, 5th इंस्टॉलमेंट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट में तुम लोग का ये अमाउंट 0 होना ही चाहिए कंपलसरी। तो यही सेम अमाउंट तुम लोग को यहाँ पे रख देने का, और ये दोनों का डिफरेंस 6,000 और 5742 का डिफरेंस वो दोनों को इंटरेस्ट के हिसाब से लेने का। तो जो राउंडिंग ऑफ का एरर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। 20-30 रुपया, 40 रुपया, कभी 100 रुपये का भी डिफरेंस आता है, ठीक है। सम बनाने वाला अगर प्रॉपर वे से सम नहीं बनाएगा तो ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट होता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, सम बनाने वाले ने ये प्रॉपर बनाया नहीं। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो बैलेंस फिगर लेके उसको खत्म कर देना। आएगा समझ में एवरीवन? यस सर। हाँ सर। सर ये ईएमआई जैसा है ना? सॉरी, किसके लिए सर? ईएमआई। हाँ, यहाँ पे ईएमआई है क्योंकि हर साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम है, 6,000 ही है, तो ये ईएमआई है। इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा ना तो सब अपन बोलते हैं ईएमआई। पता चला? हाँ सर। ओके, तो तुम लोग अभी पहले ये टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद में अपन वो अकाउंटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। टेबल बनाओ। स्क्रीन पे देखना मत, पहले टेबल खुद ही बनाने को ट्राई करो, अटक गए तो ही स्क्रीन पे देखो। आई थिंक तुम लोग के पास अभी ये बुकलेट है ना क्लास का, क्वेश्चंस का। सर
सबसे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ बायर का एंट्री पास कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तुमको सोचना है। हमने ये 4 लेजर अकाउंट बायर के बुक में बनाए। 1/1/2009 को हमने ये मशीन्स परचेज किए। 1/1/2009 डेट वाइज एंट्रीज पास हो। 1/1/2009 मशीन खरीदा है, ऑब्वियसली हायर परचेज यानी कि क्रेडिट पे खरीदा, तो एंट्री क्या आएगा? वाई से खरीदा है हमने, मशीनरी टू वाई। बराबर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कैश प्राइस लिखने का कि एचपी प्राइस लिखने का? एचपी प्राइस बोला तो उसपे इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। कैश प्राइस। ऑलवेज कैश प्राइस, ठीक है। एचपी प्राइस कभी मत लिखना बाय मिस्टेक। being 5 machines purchased on HP, सब में हम लोग को इवन ये भी बोला है कि नरेशन भी मत लिखो, और सिर्फ इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग का एंट्रीज लिखना है। हम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए पहले एक्स के बुक का एंट्री लिखेंगे, बाद में वाई के बुक का एंट्री लिखेंगे। हम लोग पूरा कवर करने वाले। ओके, अब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये अपना एंट्री आया। अब इसका इफेक्ट लेजर अकाउंट में हम लोग को देना है। साथ में ही लिखते जाना तुम लोग भी, सम लंबा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, एक जर्नल एंट्री लिखने का, उसका लेजर में इफेक्ट देने का, बाद में दूसरा एंट्री लिखने का, उसका लेजर में इफेक्ट देने का, वैसे करते करते आगे बढ़ते जाना। चलो, इफेक्ट मशीनरी में 1/1/2009 टू वाई अकाउंट 30,000। दूसरा इफेक्ट वाई के अकाउंट में बाय मशीनरी अकाउंट 1/1/2009 30,000। अभी नेक्स्ट एंट्री आएगा फॉर डाउन पेमेंट। 1/1/2009 को हम लोग डाउन पेमेंट पे करेंगे। डाउन पेमेंट है 4,000। बताओ एंट्री क्या लिखूं मैं? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। परफेक्ट। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। being down payment। इसका एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में, वो हमने बनाया नहीं, तो दूसरा इफेक्ट इग्नोर करो। चलो, अभी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अपना 4 कॉमन एंट्रीज आएगा।
हर साल के एंड में 4 एंट्रीज पास करना है। पहला इंटरेस्ट ड्यू बताने का, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करने का, तीसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, एंड फोर्थ वन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने का। पहला इंटरेस्ट ड्यू बताओ, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करो, तीसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करो, एंड फोर्थ वन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों नॉमिनल अकाउंट है, इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है, उसके हिसाब से एंट्री सोच के बता। बोलो। एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है तो मैं डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ इंटरेस्ट को? डेबिट। डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल टू वाई है। टेबल देखने का, टेबल में इंटरेस्ट कितना है पहले साल का, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 1300। हर साल का इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा। 1300 being interest due. इसका इफेक्ट लेजर में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 1300 31st December 2009। नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट वाई के अकाउंट में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1300 31st December 2009। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सेम डेट। इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एंट्री क्या आएगा? वाई टू कैश बैंक। यस। हर एक इंस्टॉलमेंट 6000 का ही है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट पेड 6000, हर सब में ऐसा नहीं होगा, हर सब में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकता है। being installment paid to via account debit to bank account, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे 6000। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में जो हमने बनाया नहीं, तो सिंपल इग्नोर कर दो। चलो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंट्री बताओ डेप्रिसिएशन का। Depreciation account debit to machinery. परफेक्ट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बताओ मैं कितने पे चार्ज करूं? कैश प्राइस।
कैश प्राइस यानी कि 30,000। हाँ सर। 30,000 पे डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को दिया है 20% SLM मेथड अप्लाई करना। 6,000 रुपया डेप्रिसिएशन आएगा। being depreciation charged चलो अभी लेजर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपये और डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी अकाउंट 6,000 रुपये। चलो अभी लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों भी एक्सपेंस है, दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,300, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 6,000 और दोनों मिला के 7,300 पीएनएल में ट्रांसफर होगा। Being depreciation and interest transferred to P&L. जर्नल के टाइम पे अपने को ये एंट्री याद करना पड़ता है। लेजर में तो ऑटोमेटिकली लेजर क्लोज करोगे ना तो बैलेंस फिगर आएगा तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि वो इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो लेजर में प्रॉब्लम नहीं है, जर्नल के टाइम पे बच्चे लोग भूल जाते हैं। इसके लिए याद करके एंट्री लिखना है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। अभी देखो लेजर, अगर सिर्फ लेजर ही बना रहे हो, जर्नल एंट्रीज नहीं है, तो सिंपल क्या करने का, 1 बाय 1 अकाउंट को भी क्लोज करने का। पहला वाई का अकाउंट क्लोज होगा, 10,000 टोटल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 31,300, बैलेंस यहाँ पे आएगा 31,300 माइनस 10,000 यानी कि 21,300, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग बैलेंस 1/1/2010, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,300। ये पहला अकाउंट अपना क्लोज हो गया। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट सिंपल क्लोज करना है। ₹1,300 का ही डिफरेंस आएगा और वो दोनों ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में कभी भी बैलेंस रहना नहीं चाहिए,
जो भी बैलेंस आएगा वो कंपलसरी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हर नॉमिनल अकाउंट का साल के एंड में बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना कंपलसरी। ये जर्नल का इफेक्ट आ गया इंटरेस्ट अकाउंट में बाय पीएनएल 1300। वैसे मशीनरी अकाउंट, इस पे भी बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। $30,000 माइनस 6,000, 24,000 का बैलेंस आ रहा है। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। डेप्रिसिएशन सिमिलर टू इंटरेस्ट पीएनआई अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। इसका भी इफेक्ट जो जर्नल हमने देखा उसका इफेक्ट आ गया। पीएनएल अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो सेकेंड इफेक्ट उसके बारे में सोचना नहीं है। सभी को समझ में आया है क्या? हाँ सर। ओके। चलो अभी सेकेंड ईयर से तुम लोग को ये 4 एंट्रीज हर साल के लिए पास करना है। इंटरेस्ट ड्यू बताना है, टेबल से देखने का इंटरेस्ट कितना ड्यू है। सेकेंड ईयर का है 1065। बाद में इंस्टॉलमेंट पे करने का जो आएगा 6000। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है, इसके लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा 6000 और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने का। बस यही काम दोनों का भी आगे के 4 साल के लिए करते रहना है। पहला साल अपना खत्म हो गया और 4 साल बाकी। कंप्लीट करोगे सम एवरीवन? यस सर। ओके, तो जर्नल और लेजर दोनों कंप्लीट करो। यही 4 एंट्रीज कंटिन्यू पास करते रहना। 31 दिसंबर 2010 के लिए पहले इंटरेस्ट ड्यू, टेबल से इंटरेस्ट देखने का, इंस्टॉलमेंट पेड, हर इंस्टॉलमेंट 6000 का ही है। डेप्रिसिएशन चार्ज, हर साल का डेप्रिसिएशन एसएलएम से 6000 का ही आएगा और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करें। जर्नल में ये 4 एंट्रीज बार बार लिखते रहना है। लेजर में अकाउंट क्लोज करके जो बैलेंस रहेगा वो सब लिखते जाए। ओके सर। ओके, चलो कंप्लीट करो। मैं बैलेंसेस बोलते जाता हूँ, तुम लोग को चेक करते जाओ।
वाई के अकाउंट का जो बैलेंस कैरिड डाउन है ना फर्स्ट ईयर का 21,300 है, वो 21,300 ये एग्जैक्टली ये अमाउंट रहता है फर्स्ट ईयर के एंड का। सेकेंड ईयर में आया रहेगा 16,365। चेक करो सेकेंड ईयर में बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ सर। बाद में 11,183, बाद में 5,742 और लास्ट में बैलेंस आएगा ही नहीं, जीरो हाँ सर। है ना। यस सर। ओके और असेट अकाउंट तो लगा 5 साल में जीरो हो जाए, फिफ्थ ईयर में बैलेंस जीरो रहेगा मशीनरी अकाउंट में, हाँ सर। क्योंकि 20% डिप्रिसिएशन था ना, तो 20 इंटू 5 ईयर्स 100% डिप्रिसिएशन यानी कि बैलेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे साल में दोनों को 18,000 आया रहेगा बैलेंस, हाँ सर। 6,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करके, तो ऐसे करते करते वो लास्ट में जीरो हो जाएगा। ओके चलो अभी यहाँ पे एक्चुअली दोनों का सम खत्म हो गया है, जितना सम में रिक्वायर था उतना हमने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे सेलर के बुक में एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो मैं एंट्रीज भराता हूँ, आगे तुम लोग को ही कंप्लीट करना है। In the books of Y, HP वेंडर या सेलर, सबसे पहले वो मशीन बेचेगा। ठीक है, तो मशीन बेचने का एंट्री क्या आएगा बताओ। एक्स अकाउंट डेबिट टू मशीन Sales. लिखो या सेल्स लिखो। Sales. सेल्स। HP सेल्स करके लिखने का 30,000 कैश प्राइस। Being 5 machines sold। उसके बाद में डाउन पेमेंट आएगा, बताओ एंट्री। डाउन पेमेंट Bank to Y. Sorry, X. बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ₹4,000 था ना डाउन पेमेंट। Being DP received। ओके अभी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर दोनों को 4 एंट्रीज यहाँ पे जैसे बायर की बुक में था वैसा उसका करस्पॉन्डिंग सेलर की बुक में एंट्रीज आएगा। पहला इंटरेस्ट ड्यू, अब यहाँ पे बताओ एक्स टू इंटरेस्ट लिखूं या इंटरेस्ट टू एक्स लिखूं। X to interest. एक्स टू इंटरेस्ट, एवरीवन एग्री कर रहे हो। यस सर। इंटरेस्ट इनकम है तो वो क्रेडिट होना चाहिए। 1,300 है ना इंटरेस्ट पहले साल का। हाँ सर। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, बताओ बैंक टू वाई सॉरी बैंक टू एक्स या एक्स टू बैंक। बैंक टू एक्स। बैंक टू एक्स, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, 6,000 का इंस्टॉलमेंट है। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अभी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा क्या यहाँ पे,
नहीं सर। तो नो एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। ये जस्ट अभी तुम लोग को रिवीजन में काम है, इसके लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ, बाकी एंट्री लिखने का ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो नो एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। अभी इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1300। तो अभी दोनों को लेजर अकाउंट कौन से बनाने पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा लेजर अकाउंट में एक्स का अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। बस, मशीनरी है नहीं और डिप्रिसिएशन भी नहीं है, तो सिर्फ ये दो लेजर अकाउंट ही हम लोग को प्रिपेयर करना है, एक्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। पहले वाले सॉल्यूशन में जितना स्पेस लगा उतना ही स्पेस यहाँ पे भी लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ के लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लो, और ये सबका एंट्रीज का एफर्ट यहाँ पे देते जाना है। कर पाओगे कंप्लीट रिवन? हाँ सर। यस सर। ओके, सिर्फ ये दो ही लेजर अकाउंट बनाना है। चलो जल्दी से प्रिपेयर करो। हम लोग को एक कंसेप्ट सीखना है जिसे बोलते हैं रीपोजेशन। रीपोजेशन ऑफ गुड्स। बेसिकली रीपोजेशन यानी क्या? यहाँ पे जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे गुड्स बेचते हैं, एचपी पे गुड्स हम लोग सेल करते हैं, अगर सामने वाली पार्टी ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो जैसे हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में करके लेक्चर में डिस्कस किया था कि ओनरशिप ट्रांसफर होता है जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है। अगर उससे पहले अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो असेट उठा के वापस लेके आना ये अपना राइट है, सेलर का राइट है कि वो असेट वापस लेके आ सकता है, और यही एक्टिविटी को अपन बोलते हैं रीपोजेशन। ठीक है, तो रीपोजेशन मीन्स goods being taken back if any installment is not paid। ठीक है, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर पे नहीं किया तो हम लोग गुड्स को रीपोजेस करेंगे। दो टाइप के सिचुएशन हम लोग को सब में आएंगे। टाइप्स ऑफ सम्स। पहला कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन ऑफ गुड्स। और दूसरा पार्शियल रीपोजेशन ऑफ गुड्स। ऐसे दो वेराइटीज हम लोग को कवर करना है, कंप्लीट रीपोजेशन एंड पार्शियल रीपोजेशन। पहला अपन लेते हैं कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये अपना टेबल, ठीक है, ये अपना टेबल। अभी सपोज जो बायर है उससे पहला इंस्टॉलमेंट पे किया 6000 का, दूसरा पे किया 6000 का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट उसे पे नहीं किया। पहला पे किया, दूसरा पे किया, तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर वो पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? सपोज बायर पेड फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, but failed to pay third one. Seller took back machineries.
ठीक है, तो 5 मशीन था, 5 मशीन हमने बेचा था एचपी पे। पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया, तीसरा इंस्टॉलमेंट उसे पे नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे रीपोजिशन कर, ठीक है। तो अभी एंट्रीज टिल सेकेंड ईयर will be same, no change. Entry for third year will be as follows. थर्ड ईयर से एंट्रीज चेंज होगा। पहला, इन द बुक्स ऑफ HP बायर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एंट्री सेम है, कोई चेंज नहीं, जैसे रेगुलर एंट्रीज पास करते हैं वैसे। थर्ड ईयर के लिए पहला एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बताओ, जो अपन रेगुलर 4 एंट्रीज पास कर रहे हैं वैसे ही स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट ड्यू, एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, HP वेंडर अकाउंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर का 818 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, नो एंट्री सिंस इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड, इंस्टॉलमेंट उसे पे ही नहीं किया तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज, असेट हमने पूरा साल यूज किया, तीसरा साल पूरा साल यूज किया, साल के एंड में जब इंस्टॉलमेंट पे करना था उसे पे नहीं किया तो वो असेट उठा के लेके जा रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन तुम लोग को पूरे साल का चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा साल असेट यूज किया है। तो एंट्री आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था ना कुछ। हाँ सर, being depreciation charged. Fourth, interest and depreciation transferred to P&L, सेम वे, कोई चेंज नहीं। हमने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया है, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड किया है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट है 818 का, डेप्रिसिएशन है 6,000 का, 6818। ठीक है, अभी गुड्स रीपर्चेज होगा, गुड्स रीपर्चेस्ड। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि थर्ड ईयर का ये एंट्रीज लिखने के बाद मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस है ये हम लोग चेक करें। बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट, तो तुम लोग ऊपर का जो सॉल्यूशन है ना वो देख के मुझे बताओ, थर्ड ईयर के एंड में मशीनरी का कितना बैलेंस है। 12,000। ओके, वैसे ही बैलेंस इन HP वेंडर अकाउंट, इसके लिए तुम लोग क्या करो, मुझे HP वेंडर का थोड़ा एंट्रीज बताओ। HP वेंडर बताओ, सबसे पहले 1 1, ये 9 हो गया, 10 11, 1 1 11, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 16,365 रहेगा।
बराबर 1111 का डायरेक्ट, हाँ यही है सर, ना। हाँ सर, 31 दिसंबर 11 को बाय इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट 818, ठीक है। इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं किया, तो अभी अगर मैं बैलेंस निकालू तो मेरा वेंडर अकाउंट में बैलेंस 17,183 है, 17,183, हाँ सर, बराबर। तो बैलेंस इन एचपी वेंडर अकाउंट 17,183। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे बोलूंगा कि मुझे 17,000 रुपया वेंडर को देना, 17,000 रुपया मुझे वेंडर को देना था थर्ड ईयर के एंड में। टोटल आउटस्टैंडिंग 17,183 मेरा आउटस्टैंडिंग है, इतना मुझे वेंडर को पे करना था, ये मैंने पे नहीं किया। तो वेंडर ने क्या किया, वेंडर मेरा मशीन उठा के लेके गया। मेरे बुक पे मशीन का वैल्यू कितना है थर्ड ईयर के एंड में, तो 12,000 है। यानी कि मैं 17,000 का पेमेंट अगर 12,000 का मशीन देके कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 17,000 रुपये का पेमेंट मुझे करना था, 17,000 रुपया वो मेरे से पैसा मांग रहा था। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तू मशीन उठा के लेके जा। वो मशीन लेके गया, मशीन का वैल्यू मेरे बुक्स पे कितना था, तो 12,000। तो मैंने 17,000 का पेमेंट 12,000 का मशीन देके कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस सर। सोच, एकदम प्रॉपर सोच के बताओ। नहीं नहीं सर, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, क्यों हाँ प्रॉफिट सर। हुआ, लाइबिलिटी 17 का है, असेट सिर्फ 12 का है। यानी कि इनडायरेक्टली जैसे मैं 500 रुपया पे करना था, 400 रुपया पे किया, 100 रुपये का डिस्काउंट मिला, मेरे लिए गेन है। वैसे ही हो गया ना, मुझे 17 के सामने मैंने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 12 ही किया। मैं उसको बोला कि मैं पैसा नहीं दे, मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दूंगा, तू मशीन मशीन उठा के लेके जा। मशीन का अभी वैल्यू सिर्फ 12,000 ही है, ठीक है। तो ये केस में मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रीपोजिशन कितने का, 5,183। बराबर 5,183 का मुझे प्रॉफिट हुआ। पता चला सभी को। हाँ सर। हाँ सर, ओके, तो अब मैं इसका एंट्री कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई अकाउंट डेबिट, वाई रिसीवर है, वाई अकाउंट डेबिट कितना पे करना है मुझे, तो 17,183 मुझे पे करना है वाई को। इसके सामने मैं पे कितना कर रहा हूँ, तो मैं 12,000 पे कर रहा हूँ। कैसे, टू बैंक लिखूं या टू मशीनरी लिखूं, क्या बोलते हो। क्या लिखूं मैं, छोड़ मशीनरी। तो मशीनरी। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो वाई रिसीवर है, मशीनरी गोज आउट है, तो 17,000 का पेमेंट के सामने 12,000 पे कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ, 5183 being machineries repossessed। ठीक है, मशीनरी रिपोजेस होगा, एवरी टाइम प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, मेजर टाइम लॉस होगा। ये सब में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया था ना, वो बहुत हाई दिया था, 20% दिया था, वो भी एसएलएम मेथड था। अगर वो डेप्रिसिएशन 10% वगैरह रहता ना, डब्ल्यूडीवी मेथड, और रेट कम रहता 10% वगैरह, तो दोनों को यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, और मेजर सब में लॉस ही होगा। अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या आएगा, तो एंट्री कुछ ये टाइप से आएगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 17,183, सपोज मशीन का वैल्यू एज्यूमिंग 20,000 है, ठीक है, मशीन का वैल्यू अगर 20,000 है, तो वो कैसे मुझे लॉस हो जाएगा, 20 मैंने दिया, मुझे पे करना था सिर्फ 17,000, मैंने 2,800 ज्यादा पे किया, और मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता सामने वाले को कि तू मुझे 2,000 रुपया रिफंड कर। गलती मेरा है, एक तो मैंने हायर परचेज पे उससे खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे करना था वो मैंने पे नहीं किया,
तो मिस्टेक मेरा है, मैं सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकता कि तू मुझे बाकी का पैसा वापस दे वगैरह। वो मशीन उठा के लेके जाएगा, मेरा पैसा गया वो गया, वो मेरा लॉस। आया क्या समझ में एवरीवन? एवरीवन समझा? Yes, sir. यस सर। सर हाँ बोल। सर टेक्निकली भी ऐसा ही होता है। हाँ ऐसे में एक बार अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो हमें वो वापस देनी पड़ती है चीज। यस ऑब्वियसली। इवन अगर तुम लोग सपोज कार लोन लिया, होम लोन लिया बैंक से, और अगर तूने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो फिर बैंक का तो कैसा है कि वो आरबीआई के रूल के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं कि अगर अप्रैल महीने का अगर ईएमआई पे नहीं किया तो मई महीने में वो लोग अपना कार उठा के लेके जाएंगे, घर को ताला लगा देंगे, ऐसे नहीं होता। वो लोग वो लीगल प्रोसेस स्टार्ट करते, ठीक है। अपने ऊपर वो लोग क्लेम डालेंगे, अपने को लेटर्स वगैरह लिखेंगे। फिर भी अगर अपन पे नहीं करेंगे तो लास्ट में वो लोग अपना कार को उठा के लेके जाएंगे, अगर कार लोन लिया रहेगा तो। अगर होम लोन लिया रहेगा तो अपना घर वो लोग सील करके जाएंगे, अपने को घर से बाहर निकाल देंगे और घर को ताला लगा देंगे, उसके ऊपर सील लगा देते। और बाद में वो लोग कार और घर को बेचेंगे, ऑक्शन होता है, वो बेचेंगे, और उसपे से जो पैसा आएगा ना, उसपे से वो लोग अपना लोन रिकवर करेंगे। अगर सपोज वो लोग का लोन 4 लाख का बाकी है और अपना कार बिका 3 लाख में, ठीक है, ऑक्शन किया 3 लाख में कार बिका, तो 1 लाख रुपया बैंक को लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और अगर सपोज कार 4.5 लाख में बिका, तो लोन तो 4 लाख ही था, तो 4 लाख रुपया वो लोग रख लेंगे और बाकी का 50,000 रुपया अपने को रिफंड करेंगे। वो लोग ज्यादा पैसा नहीं रखते। ये सब बैंक है, इसके लिए ऑफिशियल होता है। ये प्राइवेट पार्टीज के साथ अगर तुमने डीलिंग किया ना, तो ये लोग सीधा असेट उठा के लेके जाते हैं, वो बेच के कितना पैसा आया वो लोग देखेंगे, अपना असेट चला गया। आया समझ में? यस सर। ओके चलो, तभी यही सेम ट्रांजैक्शन अगर मैं इन द बुक्स ऑफ सेलर लिखूं तो कैसे होगा? अभी इन द बुक्स ऑफ सेलर एचपी वेंडर, सबसे पहले वो इंटरेस्ट ड्यू बताएगा, 3rd ईयर का इंटरेस्ट ड्यू। तो वो एंट्री लिखेगा, ये क्या नाम है पार्टी का, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 818 का इंटरेस्ट है। सेकंड, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, नो एंट्री। क्यों? इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। डेप्रिसिएशन का एंट्री आता ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर लो, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। एट वन एट, ठीक है। सब कुछ रेगुलर वे से जाएगा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का एंट्री नहीं आएगा। अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसका असेट रीपोजेस करेंगे। असेट रीपोजेस्ड। अभी यहाँ पे सबसे पहले वेंडर क्या करेगा? वेंडर वो असेट का रफ वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। अभी अगर वो मार्केट में बेचने को गए, जो फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार लोन अगर पे नहीं किया और बैंक वाले मेरा कार उठा के लेके गए, तो कार का कंडीशन देखते हुए कार का क्या प्राइस मिल सकता है वो लोग वैल्यूएशन करें, ठीक है। तो सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, एज्यूम करते हैं 15,000 रुपया उसका मिल सकता है,
15,000। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुड्स उठा के लेके आएंगे, ये वैल्यूएशन वाला पार्ट बाद में कवर करता हूँ। ये लोग गुड्स उठा के लेके आएंगे, उसका वैल्यू कितना गिनेंगे, तो जितना लोन का अमाउंट बाकी है 17,000 बाकी है, 17,000 सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा ना इसके बुक में 17,000। एवरीवन, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, 17,183 ये सेम वैल्यू बाकी रहेगा। तो मशीनरी वापस आ जाएगा, तो एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 17,183, 17,000 में वो मशीन को उठा के लेके आ गए, 17,000 रुपया उसका बाकी था, वो मशीन टेक ओवर हो गए। बीइंग मशीनरी repossessed, अभी मशीनरी तो वो लेके आ गया, मशीन का करेगा क्या, ये तो डीलर है, ये क्या करेगा, तो जैसे बैंक वाले उसका ऑक्शन कर देते, बेच देते किसी और को, वैसे ये भी बेचने को ट्राई करेगा। ठीक है, तो सपोज मशीनरी were sold for ₹15,000 after incurring repair cost of rupees let us say 1,000। मशीन्स पे कुछ प्रॉब्लम था क्योंकि अभी मशीन पुराना हो चुका है, 3 साल यूज हो चुका है। ठीक है, तो मशीन को उसने 1,000 रुपए का रिपेयरिंग का कॉस्ट इंकर किया और 15,000 में मशीन को बेच दिया। तो ऐसे केस में एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का वैल्यू कितना है, तो 17,183। ठीक है, 17,183 टू बैंक अकाउंट, रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना इंकर किया, तो रिपेयरिंग का कॉस्ट इंकर किया 1,000 और बेचा कितने में, 15 में। ठीक है, या फिर मैं सेपरेट एंट्रीज लिखता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फर्स्ट रिपेयरिंग कॉस्ट इनकर्ड, रिपेयरिंग कॉस्ट अपन खर्चा कर रहे, तो एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये। नेक्स्ट मशीनरी सोल्ड, फॉर 15,000, 15,000 में मशीन बेच रहे, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू मशीनरी अकाउंट, कितना खर्चा हुआ, तो 1,000 मिला के 17,000 का मशीन, 1,000 खर्चा यानी 18,183। ठीक है, उसका एंट्री मैंने ऊपर अलग से लिख दिया। तो 18,000 का मशीन था, मैंने 15 में बेचा, तो मुझे लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, तो 18,000 माइनस 15,000, 3,000 रुपये का मुझे लॉस हो गया। कभी कभी गेन भी हो सकता है, अगर मशीन का वैल्यू बहुत अच्छा है और ज्यादा प्राइस मिला, 18,000 से ज्यादा प्राइस मिला, तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, ये केस पे मुझे लॉस हो गया। प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएनएल आएगा, लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा। समझा क्या एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी मुझे ये बताओ, ये मशीनरी करके लिख सकता है क्या, इसके लिए वो असेट है क्या, असेट है या गुड्स है सेलर के लिए, गुड सर। गुड्स है, तो वो यहाँ पे मशीन नहीं लिखेगा। अगर मशीन लिखा तो उसके लिए असेट हो गया, तो वो क्या करेगा, मशीन के जगह पे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट करके अकाउंट ओपन करेगा। सिर्फ मशीन के जगह पे गुड्स रीपोजेस करके वर्ड यूज करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके लिए वो गुड्स है, उसके लिए वो मशीन नहीं है।
पता चला एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये वैसे सेलर उसका एंट्री पास करेगा, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि वो कितना रिपेयरिंग का कॉस्ट इंकर कर रहा है, कितने में बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली दोनों को सेल का एंट्री लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट रिपोजिशन। ठीक है, वो पूरा का पूरा मशीन 5 का 5 मशीन उठा के लेके आए। आगे चल के हम लोग ऐसा एक पार्ट सीखेंगे कि जहाँ पे पार्शियल रिपोजिशन होगा। ये 5 मशीन है, ठीक है, तो अपन वो उठा के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला बोलेगा कि आप 5,000 रुपया रखो, मेरे पास उतना ही है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन 5 मशीन उठा के लेके मत जाओ, 3 मशीन लेके जाओ, 2 मशीन मेरे पास ही रहने दो। तो पार्शियल रिपोजिशन होगा। तो पार्शियल रिपोजिशन में एंट्रीज कैसे होगा वो भी अपने को नेक्स्ट उसमें कवर करना है। ये पहले अपन कंप्लीट रिपोजिशन वाला सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में पार्शियल के ऊपर जाए। तो तुम लोग ये बेसिक एंट्रीज के फॉर्म में ये तुम लोग लिख लो। ठीक है, ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल मैंने पहले के उससे रेफरेंस से लिया है। सिर्फ ये जो मेन एंट्रीज है रिपोजिशन का, ये मेन तुम लोग को लिखना है। तो यहाँ से तुम लोग लिखना स्टार्ट करो।